दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सनी ठाकुर ब्लॉग्स में। और मैं सनी ठाकुर एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नए वीडियो पर रिएक्शन लेकर। तो दोस्तों, आज हम डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति का जो चैनल है विकास दिव्य कीर्ति, उसी में जो हमने रिएक्शन जो उनकी वीडियो है व्हाट इज़ फिलोसफी बाय डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति, इसका फर्स्ट रिएक्शन हमने अभी परसों बनाया था। तो उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं आगे कि डॉक्टर सर क्या बता रहे हैं फिलोसफी के बारे में, जो इंट्रोडक्शन दे रहे हैं उसका हमने एक पार्ट बना चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट पे हम रिएक्शन कर रहे हैं आगे। तो ये कंटिन्यू वीडियो है दोस्तों, तो देखिए, वीडियो को एंजॉय कीजिए और वीडियो के लास्ट में फिर बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सनी ठाकुर ब्लॉग सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन याद से दबा देना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और मुझे कमेंट्स करके बताना आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं और मैं आगे किन वीडियो पर रिएक्शन लेकर आऊँ। मैं उन वीडियो पर रिएक्शन जरूर बनाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और फिर वीडियो के बाद में लास्ट में बात करेंगे। स्टार्ट। इनमें से क्या सच है समय के साथ पता लगेगा, लेकिन ये आजकल सब लोग मानते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर जैसा भी था उसके बाद इवोल्यूशन से ही दुनिया आगे बढ़ती गई। हम सब भी उसी प्रोसेस में है। 370 करोड़ साल पहले से चीजें बननी शुरू हुई, लाइफ स्पीशीज बनती गई। और ऐसा माना जाता है कि अगर टोटल स्पीशीज इस संसार में देखें तो उनकी संख्या 1 ट्रिलियन के आसपास हो सकती है। 1 ट्रिलियन समझते हैं क्या होता है? 1 बिलियन होता है 100 करोड़। उसमें 3 जीरो और जोड़ दीजिए, 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ के आसपास टोटल स्पीशीज इस ब्रह्मांड में हो सकती हैं, जिनमें से बॉटनी के, जूलॉजी के लोग स्टडी कर करके थक गए हैं। तो अभी तक कुल मिला के 18 लाख यानी 1.8 मिलियन स्पीशीज का नाम रख पाए हैं। अभी बहुत पहचानने आ गए। और उनका अनुमान है कि जो स्पीशीज थी या हैं उन सबको मिला के 1 ट्रिलियन 1 लाख करोड़ के आसपास स्पीशीज हो सकती हैं। आप वैविध्य समझ रहे संसार में कितना है। हमारी जो भारतीय परंपरा है उसमें 84 लाख योनियों का जिक्र आता है। वो भी कुछ ऐसा है कि स्पीशीज कितनी रही होंगी, लेकिन साइंस तो बढ़ते बढ़ते 1 ट्रिलियन पर पहुंच गया है, जिनमें से 18 लाख का नाम अब तक रखा जा सका है। इन सब में से हम एक हैं सिर्फ। अभी ज्यादा हीरो नहीं बनना है। फिलोसफी पढ़ने के फायदे बहुत सारे हैं। एक ही कि बिना बात के हीरो बनने का मन खत्म हो जाता है। ये भी तो फायदा है ना, कोई बिना बात के हवा में टंगा हो उसे जमीन पे लाना भी तो अच्छी बात है। अब ये स्पीशीज बढ़ते बढ़ते इवोल्यूशन का प्रोसेस चल रहा है। बहुत तरह की स्पीशीज आती जा रही हैं। और इस प्रोसेस में क्या हुआ, लगभग 1.2 करोड़ साल पहले आज से, यानी कि आज से लगभग 1.2 करोड़ 1 करोड़ के बीच में लगभग मानते हैं, एक बड़ी भारी घटना घटी। उस समय एक स्पीशीज थी जिसका नाम हम बोलते हैं प्राइमेट्स। अगर आप साइंस के विद्यार्थी हैं या एंथ्रोपोलॉजी के हैं या हिस्ट्री के हैं तो आपने इसका नाम सुना होगा, प्राइमेट्स। हमारे पूर्वज। कोई आपसे पूछे कि आपके पूर्वज कहाँ से आए थे तो बोल रहा हमारे पूर्वज 370 करोड़ साल पहले। बंदर तो बहुत हाल का है भाई, बंदर तो चचेरा भाई हुआ। पूर्वज तो बहुत पुराने होते हैं भाई। 370 करोड़ साल से परंपरा चल रही है हमारी, उसी में तो हम विकसित हुए। कहां से विकसित होंगे? 1 करोड़ साल पहले आज से जो प्राइमेट्स थे, ये प्राइमेट्स 2 वर्गों में बटे ऐसा माना जाता है। ये 2 वर्ग कौन कौन से थे? ये सारा मैं क्यों बता रहा हूं? मैं आपको बताना चाह रहा हूं फिलोसफी कहां से पैदा हो रही है। अभी तो फिलोसफी कहां से आएगी? अभी तो इंसान ही नहीं आए, फिलोसफी कहां से आएगी? और मनुष्य सभ्यता के अगर मैं मान लूं कि 1 करोड़ साल हो गए या कम से कम 25 लाख साल या 3 लाख साल तो मरी हालत में हो ही चुके हम लोगों को, और 3 लाख साल में पूरी फिलोसफी ले दे के 3000 साल में है, 3-4 हजार साल में। हमारी मनुष्य सभ्यता के 3 लाख साल के शुरुआती 2,99,000 या कम से कम 94,000-95,000 साल तक ना फिलोसफी है ना साइंस है। क्यों नहीं है?
ये पता रहेगा तो पैर टिके रहेंगे जमीन पर। प्राइमेट्स में से एक रास्ता वो हुआ जिस पर आगे चलकर जो ग्रेट एप्स हैं, और ग्रेट एप्स का मतलब है चिंपांजी जैसे होता है, उस तरह के जो जीव है जो मनुष्य के काफी नजदीकी जीव माने जाते हैं लेकिन पेड़ पे रहते हैं, 4 पैर पे चलते हैं, वो ग्रेट एप्स हैं जो प्राइमेट से एक तरफ निकल गए। गोरिल्ला का नाम सुना होगा आपने, ओरांगुटान का नाम सुना होगा, ये सब उस ग्रुप के लोग हैं। ये हमारे समझ लीजिए कि फूफा मौसा टाइप समझ लीजिए, कुछ दूर के वो हैं। कभी जाए चिड़ियाघर तो उनको फूफा जी बोले प्रणाम करना है, ऐसे पत्थर नहीं मारना है, वो फूफा जी है दूर के रिश्ते में। जो दूसरी परंपरा थी, इस परंपरा में क्या हुआ कि ये जो स्पीशीज थी ये धीरे धीरे पेड़ों से उतरकर जमीन पे आ गई, 4 पैर से 2 पैर पे आ गई। इसको बाइपेडलिज्म बोलते हैं। 2 पैर वाले जीव पहली बार दुनिया में हुए, 2 पैर। मनुष्य के इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है 2 हाथ का फ्री हो जाना। 4 से चल रहे थे, अब 2 फ्री हो गए, क्या करें। इन 2 हाथों ने पूरी कल्चर, पूरी इंडस्ट्री, पूरी सिविलाइजेशन खड़ी कर दी। ये 2 हाथ ना होते तो चले रहे होते इससे हम अभी भी। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है हमारा 4 से 2 पैर पे आ जाना। जब 2 पैर पे आ गए तो ये सीधे खड़े हुए, इनको दूर तक दिखने लगा, दूर तक घास दिखने लगी, दूर तक पेड़ दिखने लगे, कहाँ खा सकते हैं, डेवलप होने लगे। भागने में अच्छे नहीं थे, इनको हराना बहुत आसान था। जो बाकी स्पीशीज थी इनका शिकार आराम से करती थी, तो एक समय के बाद झुंड में भी रहने लगे। लेकिन सबसे जो बड़ी बात हुई, इनके ब्रेन का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, इनका ब्रेन का साइज बड़ा होने लगा। और ये होते होते आपने 2-3 नाम सुने होंगे। एक नाम सुना होगा ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये शब्द सुने कभी? करीब 30 लाख साल का दौर इसका चला, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जिसका बेसिक मतलब है साउथ का जो एक क्रीचर था। अब निएंडरथल का एक नाम सुना होगा। निएंडरथल जो था वो पूरी हिस्ट्री में आज तक सबसे बड़े ब्रेन वाला स्पीशीज हुआ, बाद में खत्म हो गया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस भी खत्म हो गया। और करते करते 25 लाख साल पहले आज से एक स्ट्रक्चर बना जिसको बोलते हैं होमो हैबिलिस। होमो शब्द सुनते ही समझिए कि अपना नजदीक का रिश्तेदार है। ये हमारी स्पीशीज की शुरुआत होनी शुरू हो रही है यहां से। और इस 25 लाख के बाद भी इसके कई अंतरण होते होते आज से 3 लाख साल पहले वो आया जिसको बोलते हैं होमो सेपियंस, जो कि हम हैं। इस पूरे ब्रह्मांड के इतिहास में 370 करोड़ के जीवन के इतिहास में हमारा समय कुल मिला के 3 लाख साल का है होमो सेपियंस के तौर पर। और होमो सेपियंस होने के बाद जो हुआ वो कमाल हो गया। 1 लाख करोड़ स्पीशीज में से अचानक एक स्पीशीज ने पूरी दुनिया पे कब्जा कर लिया, संयोग से वो हम हैं। बाकी सबको जीना मुश्किल कर दिया, अलग बात है, लेकिन हमें तो सब कुछ हासिल हो गया, इंसान को सब हासिल होने लगा। और इस होमो सेपियंस के डेवलपमेंट में जो 3 लाख साल से शुरू हुआ, आज से 75,000 साल पहले एक बहुत बड़ी घटना घटी। अगर आपने एक किताब पढ़ी हो, अब मैं जो बात बोल रहा हूं उस किताब का जिक्र है, वो युवाल नोह हरारी का नाम सुना होगा आपने। सेपियंस नाम से किताब है, सेपियंस ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मैन। उसने खास जिक्र किया, इस घटना का जिक्र उसने किया कि 75,000 साल पहले कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन यानी कि एक ज्ञानात्मक क्रांति इस होमो सेपियंस की दुनिया में हुई। ये जो लेखक हैं इजराइल के व्यक्ति हैं, बहुत गहरे चिंतक हैं, इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले व्यक्तियों में से एक हैं। आज से 75,000 साल पहले एक बौद्धिक या वैचारिक या ज्ञानात्मक क्रांति हुई, कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन हुआ, यानी इस होमो सेपियंस की दिमागी क्षमताएं अचानक बढ़ने लगी। मतलब बड़ी बहुत प्रोसेस में, लेकिन इस समय दिखने लगी। कई क्षमताएं बढ़ी, लेकिन जिस क्षमता पर इन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया है वो है इमेजिन करने की क्षमता, इमेजिनेशन, कल्पना करने की क्षमता। पहली बार किसी स्पीशीज ने कल्पनाएं करनी शुरू की। बिल्लियां कल्पनाएं नहीं कर पाती हैं, चूहे, गधे, घोड़े कल्पना नहीं कर पाते हैं।
हम कर पाते हैं। हम कुछ भी कल्पना कर सकते हैं। हम परलोक की कल्पना कर सकते हैं, हम ईश्वर की कर सकते हैं, आत्मा की कर सकते हैं, पुनर्जन्म की कर सकते हैं, स्वर्ग की कर सकते हैं, नरक की कर सकते हैं, भूत प्रेत की कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कल्पना करने की क्षमता है। जिनके पास क्षमता नहीं है वो नहीं कर पाते, सिंपल सी बात है। हमारे अंदर इंटेलिजेंस का विकास हुआ। इंटेलिजेंस का विकास इसमें अचानक नहीं हुआ, एक प्रोसेस में चल रहा है लगातार। हम बौद्धिक हैं, हम सोच पाते हैं, तर्क कर पाते हैं, युक्ति कर पाते हैं, रीजनिंग कर पाते हैं, लॉजिकल जो निष्कर्ष है वो निकाल पाते हैं, डिडक्शन कर पाते हैं, इंडक्शन कर पाते हैं। तीसरी बात यह है कि हमारी मेमोरी, आप एनिमल्स को देखेंगे उनके पास मेमोरी बहुत कम होती है, नहीं के बराबर। कुछ हुआ उन्हें थोड़ी देर याद रहेगा, फिर भूल जाएंगे, 4 दिन बाद तो नहीं याद रहेगा। और यदि आप उनसे 3 साल बाद कहेंगे पिछले अपने जीवन की 3 बड़ी घटनाएं बताओ, वो भी सीक्वेंस में, याद ही नहीं आएगा। याद आएगा तो सीक्वेंस में याद नहीं आएगा। हमारी मेमोरी में सीक्वेंस भी बना रहता है, लिंकेजेस बनी रहती हैं। और क्योंकि हमारे पास ऐसी मेमोरी है, हमारे पास ऐसी चिंतन क्षमता है, हमारे पास ऐसी इमेजिनेशन की क्षमता है, क्रिएटिविटी की क्षमता है, और इन सारी चीजों ने मिलाकर हमें एक ऐसी स्थिति मिला दिया कि इससे हमने सबसे पहले बनाई लैंग्वेज। किसी भी दूसरी स्पीशीज के पास उतनी उन्नत भाषा नहीं जितनी हमारे पास है। हम कितना कुछ शेयर कर लेते हैं क्योंकि भाषा है, और भाषा है तो सोच भी ज्यादा पाते हैं, क्योंकि जब हम भाषा सीखते हैं तो उसी के साथ सोचते भी हैं साथ साथ। एनिमल्स के पास, बर्ड्स के पास भाषा है, पर वो बहुत बेसिक भाषा है जो केवल ये बता पाती है अपनी माँ को कि मुझे भूख लगी, मुझे गुस्सा आ रहा है। जो 8-10 बेसिक इमोशंस हैं उनको एक्सप्रेस करना उनके बस की बात है, लेकिन कॉम्प्लेक्स आइडियाज को एक्सप्रेस करना उनके बस की बात नहीं। पर हमारे बस की बात है, भाषा हमारे पास है। और इस भाषा ने इतना कमाल किया, और जो कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन हुआ इसकी वजह क्या है? हमारे दिमाग का आकार बढ़ा। मैं भी उस पर आता हूँ, आकार कैसे बढ़ा, या पहले इसी को थोड़ा समझते हैं फिर वापस इस पे आएंगे। कुछ लोग मानते हैं कि जो हमारा ब्रेन का साइज है वो बहुत क्रूशियल साबित हुआ। बहुत सिंपल सा एग्जांपल समझ लीजिए। ब्रेन का साइज कैसे नापते हैं? तो ब्रेन वॉल्यूम नापते हैं। जैसे जो खोपड़ी है, उस खोपड़ी में कितनी रेत भरी जा सकती है, उससे तय होता है कितना वॉल्यूम है। इसको सेफेलिक इंडेक्स कुछ लोग बोल देते हैं। तो जो होमो हैबिलिस था 25 लाख साल पहले, उसके दिमाग में लगभग 500 से 700 क्यूबिक सेंटीमीटर का स्पेस था। इतनी सी खोपड़ी समझ लीजिए, एक हाथ के बराबर की। 500 से 700 क्यूबिक सेंटीमीटर का स्पेस है। ये होमो हैबिलिस है, जो हमारे परिवार का सबसे पुराना सदस्य माना जा सकता है। और आज के जो होमो सेपियंस हैं उनका कितना है? तो इसमें पुरुषों का महिलाओं से थोड़ा सा ज्यादा है। पुरुष लोग बहुत हीरो बनते हैं इस बेसिस पे, लेकिन इसमें ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं। पर हाँ, सच है कि ऐसा है। 1260 क्यूबिक सेंटीमीटर आज के सामान्य मनुष्य का ब्रेन का साइज है, और होमो हैबिलिस का करीब 600 के आसपास था। डबल से ज्यादा हो गया। जो औसत रूप से स्त्रियों का है वो करीब 1170 के आसपास है। इसके आसपास से थोड़ा कम ज्यादा होगा, लेकिन लगभग इसकी रेंज में है। कुछ लोग कहते हैं कि ये तो बड़ी कमाल की बात हो गई, लेकिन हाथी का तो मनुष्य से 4 गुना ज्यादा होता है। तो हाथी के पास भाषा क्यों नहीं? हाथी फिलोसफी क्यों नहीं करता? कोई फिलोसफर हाथी आपको दिख जाए ऐसा? बात तो सही है। हाथी का जो सेफेलिक इंडेक्स है, या हाथी की जो ब्रेन कैपेसिटी है, वो मनुष्य से कम 4 गुना ज्यादा है। और मनुष्य ही नहीं, वो डॉल्फिन वॉल्फिन कईयों के ज्यादा हमसे है। तो ये वैज्ञानिक फिर परेशान हो गए, फिर इन सबको क्यों नहीं फिलोसफी डेवलपमेंट हुई, साइंस क्यों नहीं डेवलप हुआ? अंत में करते करते एक फार्मूला निकल गया है। फार्मूला ये बताता है कि बॉडी के स्ट्रक्चर के अनुपात में जो ब्रेन का साइज है, उस मामले में इंसान सबसे आगे है। और शायद इसलिए इंसान की जो क्षमताएं हैं, वैसी क्षमताएं आसपास भी किसी स्पीशीज में नहीं है। हालांकि डॉल्फिन्स में थोड़ी बहुत इंटेलिजेंस है, तोते में मेमोरी ठीक ठाक मिलती है, कुछ स्पीशीज में कुछ कुछ मिलता है, पर उतना नहीं जितना हमारे पास है। हाँ, इलॉन मस्क का बस चला तो आज से 15, 20, 25 साल बाद ये बातें पुरानी हो जाएंगी, क्योंकि उसकी लेबोरेटरी में कुछ बंदर आजकल वीडियो गेम खेल रहे हैं, क्योंकि उसने एक
चिप बना दी है, न्यूरालिंक एक कंपनी है, एक चिप बना के उनके दिमाग में फिट कर दी है, और वो 6ठी 7वीं क्लास के मैथमेटिक्स के स्टूडेंट की हैसियत से वीडियो गेम खेलने लग गए हैं। हो सकता है कि आज से 100-200 साल के बाद जो कुत्ते बिल्ली बंदर आपके आसपास हों, उनके दिमाग में चिप लगाएं, वो फिलोसोफर हो जाएं वो भी। अभी फिलहाल तो ऐसा नहीं है। एक दिन कभी न्यूरालिंक के बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बात करेंगे कि ब्रेन के स्तर पे क्या छेड़खानी इस समय कई कंपनियां कर रही हैं। न्यूरालिंक उनमें से एक बड़ी शानदार कंपनी है। एक साइबोर्ग कंसेप्ट आता है, साइबरनेटिक ऑर्गेनिज्म, वो बहुत जल्दी रियलिटी बनने वाला है हमारे सामने। बहरहाल अब इसमें क्या हुआ कि ब्रेन तो बड़ा हुआ, लेकिन ब्रेन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, मैंने एक जो वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले नार्को वगैरह के बारे में, उसमें एक कंसेप्ट का जिक्र किया था, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये हमारे दिमाग का आगे का हिस्सा है, बड़ा हिस्सा है। जितने भी कॉम्प्लेक्स आइडियाज हैं वो सारे यही जनरेट होते हैं, और जितने भी अपराध हैं वो भी यही जनरेट होते हैं। इसलिए अपराधी व्यक्ति हो, कोई बहुत सिजोफ्रेनिक किस्म का हो, बहुत टेंशन में रहता हो, एंग्शियस रहता हो, इन सब का ये वाला हिस्सा काफ़ी एक्टिव होता है। और क्रिएटिव लोगों का, साइंटिस्ट लोगों का भी एक्टिव होता है। तो अपराधियों को ठीक करने के लिए एक थेरेपी निकाली गई थी कि उनका वो हिस्सा बाकी हिस्सों से तार काट देते हैं बीच में, इसको बोलते हैं लोबोटॉमी। मैंने जिक्र किया था पिछले वीडियो में। पर मनुष्य जो बहुत बौद्धिक बना, उसकी बड़ी वजह है कि एक तो दिमाग बड़ा हुआ और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स हमारा मेनली बड़ा हुआ, और हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों पर सोचने की क्षमताओं से युक्त हो गए जो बाकी स्पीशीज के लोग नहीं सोच सकते। अगर ये बंदर बोलने भी लग जाएंगे तो भी आप जब उनसे बात करेंगे, भैया कर्म सिद्धांत जानते हो और साइंस जानते हो, इलेक्ट्रॉन जानते हो, नहीं समझ पाएंगे क्या बकवास कर रहे हो आप, क्योंकि उतना कॉम्प्लेक्स थिंकिंग की क्षमता उनके पास नहीं। तो ये सारा खेल कितने साल का है? लगभग पिछले 70,000 साल का, जब ये क्रांति हुई। 70,000 साल पहले, 75 नहीं, 70,000 साल पहले। अब देखिए मनुष्य के पास क्या है? भाषा है, इमेजिनेशन, इंटेलिजेंस, ये सब हो गया है। ये सब हो गया तो उसने क्या बना दिया? उसने सोसाइटी बना दी, उसने फैमिली बना दी। कभी आपने किसी स्पीशीज में फैमिली देखी है? मतलब वो बंदर बंदरिया की शादी मदारी करवाता, उसे छोड़ दीजिए, वरना कभी आपने देखा होगा एक बंदर फैमिली जा रही है, बड़ा बंदर, उसकी पत्नी, 3 बच्चे पीछे पीछे जा रहे हैं, ऐसा कभी नहीं देखा होगा ना। माँ और बच्चे देखे होंगे, क्योंकि माँ और बच्चे नेचुरल फैमिली है। बाप फैमिली का नेचुरल हिस्सा नहीं है, वो तो इंसानी सभ्यता में धीरे धीरे होते होते हो गया। नेचुरल पार्ट वो फैमिली का नहीं होता है। फैमिली बनी, मैरिज बनी, किनशिप बना, समाज के नियम बने, नॉर्म्स बने, नैतिक नियम बने, ये करना ठीक है, वो करना गलत है, सब बना क्योंकि खोपड़ी ऐसी बन गई। उसके साथ क्या बना? स्टेट बन गया, राज्य, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, कानून बनाओ, ये कानून, रूल, रेगुलेशन, ये सब कैसे बना? क्योंकि खोपड़ी वैसी हो गई है, दिमाग काम कर रहा है। इसी में इकोनॉमी बनी, मार्केट बना, सब कुछ बना। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स जो हमारी ह्यूमन सोसाइटी के हैं, ये सारे इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज बाकी स्पीशीज की तुलना में बहुत ज्यादा हैं, जो कि केवल पिछले 70,000 साल का काम है। देखिए अभी भी फिलॉसफी नहीं आई है, फिलॉसफी अब आएगी इसके बाद। क्यों अब आएगी? क्योंकि फिलॉसफी के लिए चाहिए पेट भरा और फुर्सत का होना, दोनों चीजें चाहिए। अभी तक क्या है? अभी तक फुर्सत नहीं आई है। ये भी सारा इसी का खेल है, वरना कहाँ इतना। किसी मच्छर से बोलिए बना के देखो, कैसे बनाएगा? इतना टेक्निकल दिमाग कहाँ से लेके आएगा? तो हमारे पास है ना। 10,000 साल पहले आखिरी बड़ी घटना घटी, जिसको बोलते हैं नियोलिथिक रिवॉल्यूशन। सरल भाषा में कृषि क्रांति बोल लीजिए, एग्रेरियन रिवॉल्यूशन कह लीजिए। 10,000 साल पहले इंसान को पहली बार यह समझ में आई कि खेती कैसे की जा सकती है। उसके पहले खेती नहीं आती थी। पेड़ पौधे थे, फल फूल होते थे, खाते थे उनको, पर खेती खुद करना नहीं आता था। सोच लीजिए कैसा जीवन रहा होगा उनका। पेट भरने के लिए क्या करेंगे? 2 ही तरीके हैं, या तो किसी को मार के खाएंगे, जिसको हम आखेटक समाज बोलते हैं, हंटिंग सोसाइटी बोलते हैं, या इकट्ठा करेंगे, गैदरिंग सोसाइटी बोलेंगे कि भाई वहाँ बहुत सारे पेड़ हैं, वहाँ से फल तोड़ के ले आओ, सब्जियां तोड़ के ले आओ, खा लो। यही सब कर सकते हैं। एक पूरा क्लैन है, कुनबा है, ट्राइब है,
एक कबीला है, एक जगह गया, वहाँ के पेड़ पौधे खत्म हो गए, अब क्या करेंगे, जाना पड़ेगा। उन्हें हम क्या बोलते हैं, घुमंतु जनजातियाँ, खाना बदोश जनजातियाँ, जो नोमैडिक ट्राइब्स होती हैं, ये बोलते हैं। तो ये तो हमारा इतिहास है, सबका इतिहास है, क्या कर सकते हैं। नियोलिथिक रिवॉल्यूशन ने पहली बार कमाल क्या किया कि हमें खेती करना समझ में आ गया। और जब पहली बार खेती करना समझ में आ गया तो ये क्लियर हुआ कि अब हमें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, ना मारने की जरूरत है। वेजिटेरियनिज्म एक विचार के तौर पर पहली बार वहां से डेवलप होगा, उसके पहले कैसे डेवलप होगा कि हम बिना हिंसा किए और बिना भटके जिंदा रह सकते हैं। और जब खेती होनी शुरू हुई तो पहली बार इंसान का समाज एक स्थान पर टिकना शुरू हुआ, पहली बार सरप्लस प्रोडक्शन होना शुरू हुआ कि जरूरत है 100 किलो अनाज की, हो गया 120 किलो। जब पहली बार सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा तो यह हुआ कि कुछ व्यक्ति काम कम भी करेंगे तो भी काम चल जाएगा। और तब समाज के समझदार व्यक्तियों से यह अपेक्षा की गई कि आप सोचिए, नए स्ट्रक्चर्स पर सोचिए, क्या होना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और जब पहली बार पेट भरा और पहली बार फुर्सत मिली तो उससे क्या विकसित हुआ, उससे विकसित होने लगा दर्शन। क्यों ऐसा है? वेस्ट की दुनिया में, पश्चिम की दुनिया में मानते हैं कि सबसे पहला फिलोसोफर, सबसे पुराना फिलोसोफर उनका कब हुआ, उसका नाम है थेल्स। और कब हुआ? 6th सेंचुरी BC। ये जुम्मा 2800 साल पहले, सिर्फ 2800 साल पहले। मतलब आप सोचिए 370 करोड़ साल के जीवन के इतिहास में 2800 साल पहले पहला दार्शनिक पैदा हुआ पश्चिम में। भारत का दर्शन उनसे बहुत प्राचीन है। और भारत में तो 6th सेंचुरी BC में तो बुद्ध और महावीर अपना दर्शन दे रहे हैं। और वो किसके खिलाफ दे रहे हैं? वैदिक औपनिषदिक दर्शन के विरुद्ध हैं, विरुद्ध या कम से कम उससे संशोधन करना चाह रहे हैं। इस समय से कम 1000 साल पहले हमारे पास वेद और उपनिषद का दर्शन विकसित रूप में आ चुका है। तो दोस्तों, ये वीडियो यहाँ हुई ख़त्म। और इसमें इस पार्ट में डॉक्टर विकास देव विकृति ने बताया कि जो मनुष्य जो 370 करोड़ साल पहले जो हमारा जो जीवन देखा गया था इस धरती पे, उसमें आगे प्रोसेस होते होते, वो विकसित होते होते आज से करीब 75,000 साल पहले जो सबसे एक मेन घटना घटी, जिसमें इंसान का जो साइज़ था उसका खोपड़ी का, वो बढ़ने लगा। और वो जब बनना शुरू हुआ तो फिर इंसान को सोचने की उसकी क्षमता बढ़ी। उसके बाद उसको ये समझ आया कि खेती कैसे की जा सकती है। अब घुमंतु जनजाति जो वो मतलब घूमते रहते थे इधर उधर, वो जरूरत नहीं है, एक जगह टिक कर अपनी फैमिली शुरू की जा सकती है, सोसाइटी शुरू की उन्होंने। और उसके बाद एक जो वेजिटेरियनिज़म का जो कॉन्सेप्ट था वहाँ से शुरू होने लगा, क्योंकि जो दिमाग था वो जब बनना शुरू हुआ तो उसके अंदर की जो दिमाग विकसित होने लगा, तो उसमें सोचने की क्षमता बढ़ने लगी। सोचने की क्षमता बढ़ने लगी तो फिर इंसान को नए नए आइडियाज़ आने लगे कि अब आगे क्या किया जा सकता है सोसाइटी में। और जो उसके बाद आगे धीरे धीरे बढ़ते 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 जब अब आज का जो इंसान है, होमो सेपियंस है जो, तो वो एक ऐसा मतलब बन चुका है कि उसने उसकी भाषा जनरेट हुई, मतलब भाषा बनी, भाषा के दम पर उसका तर्क करने लगा, सोचने लगा, विचार करने लगा, जो बाकी जीव नहीं कर पा रहे थे। और देखते ही देखते इंसान ने बाकी पूरी स्पीशीज़ पर एक तरह से कब्जा कर लिया। कब्जा कैसे कर लिया? मतलब जो बाकी स्पीशीज़ हैं, जो जानवर हैं, वो उनकी भी लैंग्वेज है, पर वो उनकी लैंग्वेज सिर्फ जैसे सर ने बताया, जो मेन इमोशंस है वही एक्सप्रेस कर पाते हैं खुद से अपने, मतलब जो बीच में कम्युनिकेट करते हैं। पर इंसान है जो कॉम्प्लेक्स थिंकिंग कर सकता है। तो इस वजह से उसने पूरी जो जितनी भी स्पीशीज़ थी दुनिया पे, उस पर कैसे कंट्रोल किया हुआ, जैसे कि आज आप खुद देख सकते हैं। तो इस पार्ट में ये सब बताया डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर ने। इसका वीडियो का अगला पार्ट भी हम जल्दी लेके आएंगे दोस्तों। और जो इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताइएगा। जाके मेरे चैनल सनी ठाकुर ब्लॉग्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। बेल आइकन भी दबा देना, साथ में वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गुड बाय।